हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। प्यारे साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके प्यारा सा यूट्यूब चैनल साइंस संग्रह में। मैं करता हूं कि आप सभी को मस्त होंगे। सो प्लीज हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और मन लगा करके पढ़ाई करते रहिए। कैसे हैं आप सभी कोई? पर सारे बच्चे कंफर्म कर देंगे, आप हमें सुन पा रहे हैं? क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? इवनिंग। ऑडियो क्लियर है बच्चों? गुड इवनिंग। ऑडियो क्लियर है ना? ऑडियो क्लियर है ना? यस, तो चलिए फाइनली स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग आ चुके हैं बच्चों ऊषा चैप्टर, जो कि इस बड़ा ही कमाल का शमशेर बहादुर सिंह द्वारा रचित यह कविता है, काव्य है। इसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन भी करेंगे हम लोग, लेखक का परिचय यानी कि कवि का परिचय करेंगे, उसके बाद इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। तो आज का सेशन आप सबके लिए बहुत ही शानदार है। अगर आप चैप्टर के एक्सप्लेनेशन को समझ लेते हैं तो मैं ये दावे के साथ कहता हूं कि आपसे एक भी सब्जेक्टिव और एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं पूछेगा। सो प्लीज अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा इस सेशन में। एक बार आप सभी को शेयर कर देंगे। यस, ओके, स्टार्ट करते हैं बच्चों। चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कवि के परिचय शमशेर बहादुर सिंह के विषय में। शमशेर बहादुर सिंह ऊषा चैप्टर के रचनाकार कौन है? शमशेर बहादुर सिंह, ये सवाल अगर पूछा जाए तो आप बिल्कुल बताएं। शमशेर बहादुर, ओके। चलिए, 13 जनवरी 1911 को इनका जन्म होता है बच्चों। ये सब तो याद रखना पड़ेगा। 12 मई 1993 को इनकी मृत्यु हो जाती है अहमदाबाद में। इनका जन्म स्थान कहाँ पे है? उत्तराखंड के देहरादून में। छोटा भाई का नाम होता है तेज बहादुर सिंह। मम्मी का नाम है इनका प्रभुदेई, यानी कि इनकी माता जी का नाम होता है प्रभुदेई और पिताजी का नाम होता है तारीफ सिंह, जो कि कलेक्ट्रेट में रीडर और साहित्य के प्रेमी थे। शमशेर बहादुर सिंह जब 8-9 साल के थे तब उनकी मां की मृत्यु हो गई थी। जब ये 8-9 साल के थे तब इनकी माता जी की मृत्यु हो गई थी। और आप इनका तस्वीर यहाँ पर देख सकते हैं साथियों। इनका जन्म 13 जनवरी 1911 को हुआ था और इनका निधन हो जाता है बच्चों 1993 में 12 मई को। माता पिता का नाम देख रहे हैं। एक यहाँ पे मेन पॉइंट है कि जब उनकी माता जी का देहांत हुआ था तब शमशेर बहादुर सिंह की उम्र क्या थी? तो महज 8 से 9 साल। अगर हम शिक्षा की बात करते हैं तो प्रारंभिक शिक्षा ननिहाल में हुआ है इनका। 1928 में हाई स्कूल किए हैं इन्हें। 1931 में इंटर, 1933 में बीए किए हैं इलाहाबाद से। 1938 में एमए किए हैं और आगे की पढ़ाई नहीं हो पाई है। 1977 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया। 1933 में पत्नी की मृत्यु हो गई टीबी के रोग के कारण, ट्यूबरक्लोसिस की वजह से। ट्यूबरक्लोसिस एक बीमारी होती है, टीबी क्षय रोग जिसको कहा जाता है, उसकी वजह से 1933 में इनकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है। इनकी पढ़ाई आगे बाधित रहती है। आगे एमए तक ये पढ़ाई कर पाते हैं, आगे की पढ़ाई नहीं हो पाई है। 1938 में एमए किए हैं, 1931 में इंटर किए हैं, 1933 में बीए इलाहाबाद से किए हैं। 1977 में बच्चों इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया, सम्मानित किया गया था। ठीक है बच्चों, और ये इनकी कुछ वृत्ति रही है, माया, नया साहित्य, नया पथ एवं मनोहर कहानियां के संपादन कार्य से जुड़े रहे हैं ये। उन्होंने उर्दू हिंदी कोश का संपादन भी किया। शमशेर बहादुर सिंह ने उर्दू हिंदी कोश, शब्दकोश समझते हैं ना, जिसमें उर्दू से हिंदी वाली बात थी, कि उर्दू हिंदी कोश का संपादन भी किया। 1981 से 85 तक प्रेमचंद सृजन पीठ विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन की इन्होंने अध्यक्ष का पद संभाले रखा। शमशेर बहादुर सिंह जी 4 वर्ष का कार्यकाल था इनका, 1981 से लेकर 85 तक। प्रेमचंद सृजन पीठ विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन, वहां के ये अध्यक्ष रहे हैं। 1978 में सोवियत रूस की इन्होंने यात्रा की और 1989 में कबीर सम्मान मिला इनको। ये देखिए, ये सवाल पूछा है बच्चों कि वो सोवियत रूस की यात्रा कब किए थे? 1978 में सोवियत रूस की यात्रा किए थे शमशेर बहादुर सिंह। ये सारे पॉइंट्स आप मार्क कर लेना, अगर हाइलाइटर रखे हो तो अपने बुक में हाईलाइट कर लेना। 1989 में उनको कबीर सम्मान दिया गया। बाकी देखिए,
1932-33 में लेखन कार्य शुरू करने वाले शमशेर बहादुर सिंह की रचनाएं सन 1951 के आसपास प्रकाशित होना शुरू हुई थी। दूसरा सप्तक 1951 कुछ कविताएं इनकी रचना है, इनकी कृति है। 1959 में कुछ और कविताएं, 1961 चूका भी नहीं हूं मैं, 1975 में इतने पास अपने, 1980 में इस प्रकार से ये कई सारी आलोचना, निबंध, डायरी, ये सब आपके सामने है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और आपकी पुस्तक में जो कवि परिचय का भाग होता है स्टार्टिंग से, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, वहां पे ये सारी चीज मेंशन होता है बच्चों, तो वहां से भी आप इस चीजों को याद कर सकते हैं। ध्यान में रखना पड़ेगा, ये सब कुछ ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। अब हम लोग चलते हैं कविता की पंक्ति पर। कविता क्या कहती है, देखिए, शमशेर बहादुर सिंह जी के द्वारा रचित यह उषा पाठ। मैं सबसे पहले पाठ को आरंभ करने से पहले आपको इस पाठ का उद्देश्य बताता हूं। उषा पाठ बता क्या रहा है। उषा, उषा कहते किसको? तो प्रातः काल का जो नभ होता है, प्रातः काल का जो समय, सूर्योदय से पहले का जो समय होता है, उसको उषा कहते हैं। आप उषा काल सुने होंगे, यानी कि प्रातः का समय जो सूर्योदय से पहले का समय होता है, वो प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रात्मक कल्पना करके उन चित्रों को शब्दों में रचना, ये शमशेर बहादुर सिंह ही जानते हैं। ये शमशेर बहादुर सिंह ही समझते हैं और जानते हैं। बड़े कमाल के राइटर थे बच्चों, बड़े कमाल के। कि सूर्योदय से पहले के समय को, उन चित्रों को कल्पना करके शब्दों में उतारना, और जो इन शब्दों को पढ़ेगा वो चित्रात्मक कल्पना में डूब जाएगा। ये कला अगर कोई सीखे तो शमशेर बहादुर सिंह जी से। शमशेर बहादुर सिंह जी अपने कविता में लिखते हैं कि प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे। प्रात का जो नभ था, सुबह का जो बादल था, आकाश था, नीला शंख के समान था। नीले रंग का बादल शंख जैसा। शंख शुद्धता, पवित्रता की पहचान है, वैसे आकाश भी पवित्र है, निर्मल है, स्वच्छ है। शंख जैसे पूजन कार्य में इस्तेमाल होता है, पवित्र, निर्मल है, पवित्र का प्रतीक है। उसी प्रकार से यहां पर कवि इन शब्दों के माध्यम से शंख से तुलना करके उसको पवित्र बताए हैं, निर्मल, स्वच्छ बताए हैं। कि प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे। कैसे था? नीला शंख के समान। जैसे शंख पवित्र होता है, निर्मल होता है, उसी प्रकार से यह नीला मतलब पवित्रता का, निर्मलता का प्रतीक है। भोर का नभ, भोर, भोर शब्द समझते हो ना, भोर हो गया। भोर, सुबह का जो आकाश था, बादल था, राख से लिपा हुआ चौका ही गीला पड़ा है। ये ऐसा लग रहा है जैसे कि हमारी माताएं बहनें घर के अंदर है ना, चौका वहां बोलते हैं हम लोग। हाँ, ऐसा लग रहा है कि राख से लिपा हुआ है। जैसे राख से लिपा हुआ चौका कुछ देर तक गीला लगता है ना, गीला रहता है। मम्मी लोग, चाची लोग, दीदी लोग चलने नहीं देती है। चलेंगे तो चप्पल का दाग उखड़ जाएगा, पैर का दाग उखड़ जाएगा। तो वहां सब ऐसे, नहीं नहीं अभी नहीं, अभी रुक जाओ, सूखेगा तब। तो वैसे ही भोर का नभ लिपा हुआ चौके की तरह गीला पड़ा है। बहुत काली सील जरा से लाल केसर से, कि जैसे धूल गई हो। ऐसा लग रहा है कि सील, काली सील, काली मतलब काला रंग, सील मतलब पत्थर, सिलवटी समझते हो। मैं अगर अपने शब्दों में अगर आपको समझाऊं, ऐसा लग रहा है कि लाल काली काली सिलवट पर कोई लाल केसर रगड़ के धो दिया हो। तो काले पर लालिमा छाई हुई है, वैसा दृश्य ये नभ का दिख रहा है। बड़ा शानदार, लालिमा एकदम। कैसा लग रहा है? ऐसा लग रहा है कि काले सिलवट पर लाल केसर रगड़ के किसी ने धो दिया है, और वो जो रंग बिखेरता है वैसा ही रंग इस नभ का है, वैसा ही इस आकाश का रंग है। स्लेट पर या लाल खड़िया चौक मल दी हो किसी ने। ऐसा लग रहा है कि काले स्लेट पर, जिस स्लेट पे हमारा और आपका बचपन का चौक पकड़ करके क ख ग ये सब लिखना और थप्पड़ खाना, सब कुछ ये है स्लेट के साथ। वही स्लेट पर ऐसा लग रहा है कि लाल खड़िया चौक मल दी हो किसी ने। मलना मतलब रगड़ना। ऐसा लग रहा है कि काले सिलवटी पर किसी ने लाल केसर से धो दिया हो। वो जो रंग बना वो ऐसा दिख रहा है प्रात का नभ, ऐसा दिख रहा है सुबह का बादल, सुबह का
इतना ही नहीं, ऐसा लग रहा है कि स्लेट पर किसी ने लाल खड़ी या चौक से रगड़ दिया हो, मल दिया हो, यानी कि उस काले स्लेट पर लालिमा जो आ गई, वैसा ही दृश्य दिख रहा है प्रातः का नभ का। समझ पा रहे हैं सभी कोई? एक बार चैट सेक्शन में बता देंगे यस और नो कि आप हमारे चीजों को समझ पा रहे हो या नहीं। यस, वेरी गुड बच्चों, बहुत बढ़िया। अब देखिए आगे की पंक्ति कहते हैं कवि, नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह। नीले जल में या किसी की गौर झिलमिल देह। आकाश नीला है, नीले शंख के समान है, और उसमें जो सूर्य दिख रहा है ऐसा लग रहा है कि गोरे रंग का चमकता हुआ, झिलमिलाता हुआ किसी का शरीर। तो यहां पर नीले बादल में सूर्य का चमकना, ऐसा लग रहा है कि नीले जल में कोई गोरा शरीर झिलमिला रहा हो, किसी स्त्री का गोरा देह झिलमिला रहा हो, ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है। क्या बता रहे हैं? तुलना कहां, कितना शानदार रचना है ये। समझिए, आपके दिमाग में चित्रात्मक कल्पना चल रही है, आप उषा के चित्र को समझ पा रहे हैं। अरे वाह, गजब, सिलवटी पर लाल केसर रगड़ के पानी से धोना, ये बड़ा शानदार दृश्य। ऐसा सुबह का नभ दिख रहा है। नीले जल में, जल जैसे लग रहा है ना कि नीले जल के अंदर कोई सुंदरी, गोरे रंग की सुंदरी का रूप झिलमिला रहा हो, वैसे प्रात का नभ, नीला आकाश, नीला जल का तुलना हो गया, और गोरे शरीर की जो सुंदर रूपवती स्त्री है वो सूर्य से तुलना कर दिया गया। ऐसा लग रहा है कि चमकता हुआ सूर्य वो किसी स्त्री के समान है, गोरे रंग का झिलमिलाता हुआ, जैसे हील रही हो, जैसे नीले जल में खूब सुंदर स्त्री हील रही हो, झिलमिला रही हो, वैसे नीले आकाश में चमकता हुआ सूर्य गोरा रंग रूप लेते हुए झिलमिला रहा। और जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्योदय हो रहा। ये जादू ही तो है कि इस सुंदर दृश्य को जो देखे वो देखते ही रह जाता है, आंख का पलक झपकता नहीं है, इधर उधर नहीं हटता, मन करता है देखता ही रह जाए। और ऐसे जब चीज होने लगे तो इसी को मैजिक कहते हैं, इसी को जादू कहते हैं। तो ये उषा का जादू है, परंतु कब तक? जब तक सूर्य अपना पूरा का पूरा उदय नहीं ग्रहण किया हो, सूर्योदय नहीं हुआ हो। जैसे ही बच्चों सूर्योदय हो जाता है, सूर्य का पूरा प्रकाश से पूरा पृथ्वी चमक जाता है और उषा का जादू समाप्त हो जाता है। उषा का जादू तब तक था जब तक सूर्योदय नहीं हुआ था, अब तो जादू टूटता है इस उषा का। इतना सुंदर दृश्य दिखाते हुए उषा का ये जादू अब टूट रहा है। क्यों? क्योंकि अब सूर्योदय हो गया है। सूर्य उदय हुआ तो क्यों टूटा भाई? क्योंकि सूर्य से इतना प्रकाश निकला कि उषा का जादू खत्म, उषा की जो चमक थी, दृश्य थी, वो सब खत्म हो गई। तो वो सूर्योदय से पहले का समय था उषा, लेकिन सूर्योदय जैसे ही हुआ जादू उषा का खत्म हो जाता। तो प्यारे साथियों, आपकी चैप्टर की लाइन खत्म हो जाती है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ, बने रहिएगा हमारे साथ। अब आपको क्वेश्चन आंसर अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहला सवाल है कि प्रातः काल का नभ कैसा था? प्रातः काल का नभ कैसा था? हमने अभी पढ़ा कि प्रातः काल का जो नभ है वो बड़ा पवित्र है, उज्जवल है और निर्मल है, नीले शंख के समान। शंख की तुलना यहां किस लिए की गई है? देखिए, वह शंख जैसा प्रतीत हो रहा था, नीले शंख जैसा, क्योंकि शंख को पवित्रता का प्रतीक माना जाता है, निर्मल है वो। इसी प्रकार से सुबह का नभ भी बिल्कुल पवित्र है, उज्जवल है और निर्मल है। उस समय नभ देखने में लीपा हुआ चौका की तरह लग रहा था, क्योंकि गीला रहता है सुबह सुबह। ऐसा लग रहा है कि जैसे लिपा हुआ चौका गीला रहता है, वैसे ही नभ भी गीला था। पूरब में बिखरी सूर्योदय के पहले की जो लालिमा के कारण नभ देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा था। सूर्योदय के पहले की जो लालिमा निकलती है ना, आहा, काली सील, जरा ऐसा लग रहा है कि सिलवटी पर केसर रगड़ दिया गया हो। अच्छा, राख से लिपा हुआ चौका के द्वारा कवि क्या कहना चाहा है? कवि ने क्या कहना चाहा है? राख से लिपा हुआ चौका। देखिए, राख से लिपा हुआ चौका के माध्यम से कवि यह कहना चाहते हैं प्रातः काल का नभ पवित्र एवं निर्मल है। जिस प्रकार चौका लिपने के बाद कुछ समय तक किसी को चलने फिरने नहीं दिया जाता है ताकि उस पर पैर के निशान न आए, उसी प्रकार भोर के नभ में भी प्रातः की ओस के कारण गीलापन है और वह बिल्कुल पवित्र एवं निर्मल है। जब ओस की बूंदें गिरती है ना, तो पूरा का पूरा
अब जो है वो गीला है, ऐसा लग रहा है कि हुआ चौका है। आगे देखिए, बिंब स्पष्ट करे बहुत काली सील जरा से, लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो। ये जो पंक्ति है शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा रचित कविता उषा से ली गई है। कवि इस पंक्ति के माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि प्रातः के गहरे नीले आकाश पर सूर्योदय से पूर्व की लालिमा के प्रभाव के कारण ऐसा लग रहा है। देखिए, नीले आकाश पर सूर्योदय से पहले की जो लालिमा आती है ना, प्रभाव से ऐसा लग रहा है कि जैसे काले पत्थर पर केसर रगड़ने के बाद उसे धो दिया गया है। इस तरह उषा की सुंदरता बढ़ जाती है, उषा का सौंदर्य बढ़ जाता है। काली, बहुत काली सिल जरा से, ऐसा लग रहा है कि काले सिलवटी पर, पत्थर पर किसी ने केसर रगड़ के धो दिया हो। ऐसा ही दृश्य, ऐसा ही बिंब, ऐसा ही चित्र सूर्य पहले का उषा का है। उषा का जादू कैसा है भाई? सूर्योदय से पहले की लालिमा और आकाश की नीलिमा, सूर्योदय से पहले की जो लालिमा निकलती है सूर्य की, और आकाश जो नीलिमा अपना लिए हुए हैं, दोनों एक साथ मिल गए हैं, तो उषा का सौंदर्य इतना बढ़ गया है कि उसे देखने वाले देखते ही रह जाते हैं, कि उसे देखने वाले देखते ही रह जाते हैं। यह उषा की जादू ही तो है, क्योंकि जो उसे देखता है मोहित हो जाता है और देखते ही रह जाता है। परंतु क्षणिक था, कुछ पल भर का था, क्योंकि जैसे ही सूर्य उदय होता है वैसे ही उषा का जादू समाप्त भी हो जाता है। करेक्ट बच्चों? आगे चलते हैं। लाल केसर और लाल खड़िया चौक किसके लिए प्रयुक्त है? देखिए, कालेपन को मलिनता अथवा किसी दोष का सूचक माना जाता है। बिल्कुल, यहां विशेष करके हम व्यक्तिगत भाव रखते हैं, क्योंकि लाल केसर और लाल खड़िया चौक जो है ये किसके लिए प्रयुक्त है? तो यहां पर काले जो चीज होते हैं, देखिए शुभ कार्यों में लगभग ऐसा माना जाता है, शादी विवाह का हो तो उसमें काला कपड़ा पहनना हमारे लिए, हमारी जो धर्म है बाधित है, ऐसा कहा जाता है। यानी कि कालेपन को मलिनता अथवा किसी दोष का सूचक माना जाता है, उसे धोकर साफ किया जाता है। इसी प्रकार काले पत्थर पर लाल केसर रगड़ने तथा उसे धोने के बाद झलकने वाली जो लालिमा पत्थर की निर्मलता का सूचक बन जाती। वही बात हम आपसे समझाना चाहते थे, आपको बताना चाहते थे कि जैसे काला जो है वो अशुभ सूचक माना जाता है, परंतु उसको धोकर या फिर उस पर लाल केसर रगड़कर, लाल खड़िया चौक रगड़कर धो देना निर्मलता और शुद्धता, पवित्रता की पहचान दे देता है। उसी प्रकार से लाल केसर जो है वो किस चीज का सूचक बन गया? निर्मलता का, जो पत्थर को निर्मल बना दिया। इस तरह लाल केसर का प्रयोग निर्मलता के लिए किया गया है। स्लेट का रंग काला होता है, इस पर लाल खड़िया चौक रगड़कर कालिमा और लालिमा का समन्वय कर आकाश की शोभा का वर्णन किया गया है। ये दोनों आकाश की शोभा, आकाश की पवित्रता, निर्मलता के सूचक हैं। ठीक है बच्चों, एक बार बताएं, आप सब कुछ समझ पा रहे हैं? आगे देखिए, व्याख्या करना है। प्यारे साथियों, भावार्थ हो या व्याख्या हो, मैं कल एक वीडियो के माध्यम से आप सबको बताया था, भावार्थ स्पष्ट करते समय, आशय स्पष्ट करते समय, व्याख्या करते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना। सबसे पहले आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि जो पंक्ति है वो कहां से ली गई, किसके द्वारा रचित है और पाठ की विधा क्या है। मतलब ये जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है, भी तो आप पढ़ रहे हैं, तो आपको ये बात ज्ञान में है, संज्ञान में है कि भैया ये तो सर उषा चैप्टर पढ़ा रहे हैं, तो उषा चैप्टर का है तो हम अच्छे से चीजों को समझ पा रहे हैं। लेकिन मानिए जब एग्जाम में सिर्फ ये दो पंक्ति ही आपको दिखेगी, वहां चैप्टर का नाम नहीं दिखेगा, तब आपको कैसे पता चलेगा कि इस चैप्टर से है? उस समय आप यहां पर पंक्ति को समझेंगे, उषा, उषा इसमें है, जादू टूटता है, तो आपको ऐसे ही देख के लग जाएगा, आपके अंतरात्मा से एक आवाज निकलेगी, अरे यार ये तो उषा चैप्टर का है। तो आप लिखेंगे प्रस्तुत पंक्ति शमशेर बहादुर सिंह द्वारा रचित कविता उषा से ली। तीनों बात इसमें मेंशन कर देना है, चैप्टर का नाम, का नाम, और कविता है या भी होगा लिख देना है। प्रस्तुत पंक्तियां कवि शमशेर बहादुर सिंह द्वारा रचित कविता उषा से ली गई है। कवि इस पंक्ति के माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि सूर्योदय से पूर्व की लालिमा
और आकाश की नीलिमा दोनों एक साथ मिल गए हैं तो उषा की सुंदरता इतनी बढ़ गई है कि उसे देखने वाले देखते रह जाते हैं। ये जादू से कम नहीं, ये जादू से कम नहीं है, जादू टूटता है इस उषा का। अब सूर्योदय हो रहा है। अरे सूर्योदय से पहले साथियों कैसा दृश्य बना है? आकाश की नीलिमा, आकाश की नीलिमा और सूर्योदय से पहले की लालिमा, ये दोनों एक साथ समन्वय बना करके जो दृश्य दे रहे हैं उषा का, मानो ऐसे आंखें टकटकी लगा करके लोग देख रहे हो। ये जादू से कम है क्या? परंतु जैसे ही सूर्योदय हो जाता है इस उषा का जादू समाप्त हो। यह उषा की जादू ही तो है, क्योंकि जो उसे देखता है मोहित हो जाता है। लेकिन सूर्योदय के साथ सूर्य का प्रकाश फैलने से उषा सुंदरी जो है ना, उसका सौंदर्य नष्ट हो जाता है। ऐसा लग रहा है कि उषा नाम की जो सुंदरी है, रूपवती है, इतना सुंदर है, उसे लोग देखते ही रह जाता है। परंतु सूर्य के प्रकाश इतना फैल जाता है, इतना बिखर जाता है पूरा पृथ्वी पर सूर्योदय के बाद, ये उषा का रंग गायब हो जाता है, जादू इसका नष्ट हो जाता है। आगे देखते हैं, ये क नंबर हम लोगों ने व्याख्या किया। अब ख नंबर है कि बहुत काली सील जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो। इसमें भी बच्चों व्याख्या करते वक्त हम वही बात मेंशन करेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियां फलाना द्वारा रचित चिलाना चैप्टर से ली गई है। उसके बाद हम कहेंगे कि इस पंक्ति के माध्यम से कवि ये कहना चाहते हैं, जो भी होगा हम लोग इसमें बता देंगे। कवि इस पंक्ति के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि प्रातः के गहरे नीले आकाश पर देखो बहुत काली सील जरा से लाल केसर, मतलब कि काले पत्थर पर लाल केसर रगड़ के धो दिया गया हो, वैसा ही समन्वय जैसा चित्र बनता है ना, वही दृश्य सेम सूर्योदय के पहले बना है, वही बात यहां पर लिखा गया है। इस तरह उषा का सौंदर्य बढ़ जाता है। आगे देखिए, इस कविता की बिंब योजना पर टिप्पणी लिखे। शमशेर बहादुर सिंह द्वारा रचित उषा नामक कविता में प्रातःकालीन नभ और उषा की शोभा का वर्णन बिंबों के माध्यम से किया गया है। बिल्कुल, बिंब का मतलब होता है चित्र। बिंब का अर्थ क्या होता है बच्चों? चित्र होता है। और उन्होंने इस कविता में प्रातःकालीन जो नभ है, सुबह का जो नभ है और उषा है, उसकी शोभा का वर्णन चित्रात्मक कल्पना के माध्यम से किया है, चित्रों के माध्यम से। वो बता रहे हैं कि काले पत्थर पर लाल केसर रगड़ के जैसे धो दिया जाता है ना, वैसा ही दृश्य प्रातःकालीन नभ का सूर्योदय के पहले है। तो ये कहीं ना कहीं चित्रात्मक कल्पना है, बिंब है। कविता में बिंबात्मक भाषा का सुंदर प्रयोग किया गया है। कवि इस कविता के अंदर जो चित्रात्मक शब्द है, बिंबात्मक शब्द है, उसका बड़ा ही भाषा का सुंदर प्रयोग किया है। इस सुंदर भाषा के प्रयोग के कारण इस विषय का चित्र हमारी आंखों के सामने ऐसा लग रहा है कि मानो प्रतीत हो रहा है, हम उषा को अपने सामने देख रहे हैं। सूर्योदय से पहले का प्रातःकालीन नभ अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता है। प्रात नभ की तुलना बहुत नीला शंख से क्यों किया गया? नीला शंख से प्रातः नभ की तुलना क्यों की गई? इसका सबसे बड़ा एक सटीक कारण है, एक रीजन है। शंख पवित्रता और निर्मलता का प्रतीक होता है, इसी वजह से प्रात का नभ भी शंख के समान माना गया। प्रात नभ की तुलना बहुत नीला शंख से इसलिए की गई है क्योंकि आकाश और शंख दोनों का रंग नीला तो होता है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि शंख एक पवित्र वस्तु है जिसका उपयोग पूजा अर्चना के समय किया जाता है, इसीलिए आकाश को भी शंख के समान पवित्र माना गया है और निर्मल माना गया है। समझे बच्चों? आगे देखिए, नीले जल में किसकी गौर देह झल झल हिल रही है? अरे भाई, यहां तो उषा रूपी सुंदरी का देह हिल रही है। नीले जल में उषा रूपी सुंदरी की गौर देह रही है। चलिए साथियों, मुझे उम्मीद है अब आपको ये अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। ये आपको समझ में आ गया होगा। ओके, यस। तो कैसा लगा जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। और फिर अगला क्लास इसका ऑब्जेक्टिव करेंगे हम लोग। और आपके सेंटअप एग्जाम से पहले, सेंटअप एग्जाम कब है आप लोगों का एक बार बता देंगे सभी कोई प्लीज? आपका सेंटअप एग्जाम कब है? सेंटअप एग्जाम से पहले हम चाहते हैं एक बार फिर आपकी हिंदी को रिवाइज जाए। बाकी ऑल अदर सब्जेक्ट पर भी काम हो रहा है, बहुत जल्द धड़ाधड़ वीडियो आपके पास होगा। थैंक यू सो मच बच्चों। जैसा भी लगे वीडियोस कमेंट करके जरूर बताना और अगले एपिसोड के लिए तैयार रहना।
मैं माता रानी से विनती करता हूँ, दुआ करता हूँ कि आप अपने परिवार के साथ स्वस्थ रहें, मस्त रहें और आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो, आपके घर वृद्धि प्रदान करे माता रानी। जय हो। हैप्पी नवरात्रि आप सभी को। फिर मिलते हैं बच्चों अगले सेशन में, तब तक के लिए बहुत शुक्रिया। हंसते रहिएगा, गाते रहिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा, संस्कार में रहिएगा, अनुशासित रहिएगा, अपने माता पिता को कभी दुखित मत करिएगा, अपने से बड़ों का आदर करिएगा, हमेशा वाणी ऐसा बोलिएगा कि सामने वाले को दुख न लगे, अपने अच्छा करने की कोशिश, आके ऊपर वाले की मर्जी, सामने वाला आपके साथ जैसा भी है कभी बदले का भाव न रखे। लेकिन फिर भी एक बात ध्यान रखिएगा, ये पेड़ को बहुत जल्दी काट लिया जा प्रकार, जब जैसा तब तैसा जरूर रहिएगा, पूत रहिएगा, हंसिएगा क्योंकि दुनिया रुलाएगी, आगे बढ़िएगा क्योंकि पीछे खींचेगी, खुद से खुद को मोटिवेट करते रहिएगा, मोटिवेट करते, खुद में पॉजिटिव थॉट रखिएगा क्योंकि नेगेटिव थॉट भर, हमेशा हंसते रहिएगा चेहरे के बंद करने वालों। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं अगले, तब तक क्या। और पीडीएफ के लिए अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से एप्लीकेशन इंस्टॉल, और आप वीडियोस एंड सफलता बैच जहां भी जाएंगे तो इसका पूरा का पूरा सारा पीडीएफ एवरीथिंग इज, सब कुछ उपलब्ध है वहां पर, आप देख सकते हैं। थैंक यू सो, लव यू ऑल, शुभ रात्रि आप सभी।